साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने वाला हूं जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमेशा ही नज़र बनी रहती है। अब ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इनको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए वो कुछ ऐसी एंटिटीज़ की जिम्मेदारी लगा देता है और वो एंटिटीज़ ऐसे ट्रांजैक्शन जैसे ही वो आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो एंटिटीज़ उनकी रिपोर्ट कर देगी। जैसे कि आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन अगर करते हैं या फिर शेयर मार्केट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो वो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा, वो बैंक होगा, वो उस ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा और वहाँ से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपसे पूछताछ करनी शुरू कर देगा उस ट्रांजैक्शन को लेकर। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल की हैं वो आपके उस एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, या आप बोल सकते हैं आप जब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करते हैं या इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से वो मैच नहीं होती हैं, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है और पूछ सकता है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने किए हैं उसका सोर्स क्या है। तो आप भी, जो मैं अभी आपके साथ ट्रांजैक्शंस को शेयर करने वाला हूँ, उनको दिमाग में रखें, वो लिमिट ध्यान में रख के चलें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रांजैक्शन को मेंटेन करें। अगर आपका ट्रांजैक्शन जो आपने किया है, अगर आपके आपकी जो इनकम है उससे वो एग्जैक्टली मैच करता है तो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बट अगर ये ट्रांजैक्शन आपकी इनकम से मैच नहीं करते हैं तब आपको दिक्कत आती है। तो चलिए एक एक करके सारे ही ट्रांजैक्शन को जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन ट्रांजैक्शन को हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, एसएफटी या ए रिपोर्टेड। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आपको नज़र आती है। वहाँ पर आपके छोटे ट्रांजैक्शन से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन, सभी तरीके के ट्रांजैक्शन आपके नज़र आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बैंक से जुड़े हुए लेन देन। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, उस सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करें या फिर कैश विड्रॉल भी करें, तो 10 लाख से ज़्यादा का अगर आपका कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल है, तब आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सेंड कर सकता है, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देगा। इसी तरीके से अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के अंदर ये जो लिमिट रखी गई है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की, वो 50 लाख रुपये रखी गई है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। देखिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कार्ड ट्रांजैक्शन के अंदर भी अगर आपका कोई कैश में अगर आप भुगतान करते हैं और वो भुगतान 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वो आपका एसएफटी ट्रांजैक्शन माना जाता है। सिमिलरली, अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका टोटल जो ट्रांजैक्शन है या टोटल जो एक्सपेंडिचर आप कर देते हैं, जो टोटल पेमेंट आप करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को, वो अगर 10 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है तो उस केस में भी ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो बैंक है, जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं, जब आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वहाँ चेक करते हैं, तो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर जो है नज़र आती है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से रिलेटेड जो फिगर है, अमाउंट है, वो भी आप जान लीजिए। इसके रिलेटेड जो लिमिट है वो 30 लाख रुपए की लिमिट है। मीन्स अगर आप एक साल के अंदर 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का सेल या परचेज करते हैं, या आप बोल सकते हैं उसकी अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है ज़्यादा है, 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर जो है वो रजिस्ट्रार जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को भी आपको ध्यान दिमाग में रख के चलना है। यहाँ पर देखिए, 30 लाख की जो लिमिट है वो केवल कैश की लिमिट नहीं है। अगर आपने बैंक से भी ये ट्रांजैक्शन किया होगा तब भी इसकी रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है। उसके अलावा देखिए, आप लग्जरी एसेट परचेज करते हैं, बड़ी बड़ी कार परचेज करते हैं, याच एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, वहीं ज्वेलरी खरीदते हैं, वहीं आप ज्वेलरी खरीदते हैं और 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश अगर आप पेमेंट करते हैं, तब भी वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस में आ सकता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे अब आज के टाइम में जब ये कोरोना शुरू हुआ था, उसके बाद शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं एक्टिव हो गए थे। तो अब देखिए, अगर शेयर मार्केट की लिमिट भी मैं अगर आपको बताऊं, अगर एक साल में आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, या शेयर या इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, बॉन्ड या डिबेंचर परचेज करते हैं, चाहे कैश में करें या नॉन कैश में करें, मीन्स बैंकिंग मोड से भी करें, तो ये जो 10 लाख रुपए की लिमिट है, यहाँ शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सारे ही ट्रांजैक्शन आपके रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बन जाते हैं और जो भी ब्रोकर आपका होता है वो ये सारी ही रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको ध्यान रखने हैं। कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। हमेशा हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस होता है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ही होता है। इसीलिए
2 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके लिए जो है इनकम टैक्स नोटिस होने का एक बड़ा रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं उसके अंदर हैवी कैश टर्नओवर जब होता है या कैश सेल आप करते हैं और वो जीएसटी या इनकम टैक्स रिटर्न से मिसमैच हो जाती है तो भी आपके लिए एक रिस्क बना रहता है। इसी तरीके से फॉरेन ट्रांजैक्शन के ऊपर देखिए, अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल खुद करें या किसी को करवाते हैं 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज़्यादा का, सिमिलरली अगर आप 7 लाख से ज़्यादा की फॉरेन रेमिटेंसेस करते हैं जैसे कि कोई एजुकेशन के लिए, ट्रैवल या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो यहाँ पर भी देखिए इसके लिए एक सेपरेट रिटर्न जाती है। जब आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा का फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो वहाँ पर टीसीएस भी पे करना पड़ता है। तो उस टीसीएस को रिफंड कराने के लिए कई स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन भी आता है, जब इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं तो उनका टीडीएस भी हम रिफंड क्लेम करते हैं। तो ये भी आपका देखिए टीसीएस लग जाता है इसके ऊपर, तो ये भी आपका एक रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन ही हो जाता है, क्योंकि ये भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री में एसेट्स रखी हैं, इनकम रखी हैं और आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए, जनरली ये सारी ही रिपोर्टिंग जो है ITR 2 में होती है। अगर आपके ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल है, नहीं तो ITR 3 में आप रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर रिपोर्ट करनी ज़रूरी होती है। अगर आप वहाँ रिपोर्ट नहीं करते हैं तब भी ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बन जाते हैं। सिमिलरली बिजनेस एंड जीएसटी लिंक्ड, देखिए आजकल हर तरीके की मैच करके चला जाता है, रिकन्सिलेशन करके चला जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपका जो टर्नओवर है और आपने जो ITR फाइल की है, सबसे पहले तो वो आपका टर्नओवर और ITR में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपकी जो जीएसटी की रिटर्न है और जो इनकम टैक्स की रिटर्न में आप अपना टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती जो की जाती है लोगों के द्वारा, सेक्शन 44AD तो चूज़ कर लेते हैं, बट लोगों के दिमाग में ये होता है कि सेक्शन 44AD चूज़ कर लिया तो हमें लोअर साइड में ही मीन्स 8% अपने टर्नओवर का, अगर कैश मोड में है और डिजिटल मोड में है तो 6% अपने टर्नओवर का डिक्लेयर कर देना है और हमारा काम खत्म हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, हमेशा वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं 6% ऑफ टर्नओवर और एक्चुअल आपका जो प्रॉफिट है वो आपको हमेशा डिक्लेयर करना होता है। बट हमेशा क्या होता है, आप एक्चुअल को भूल जाते हैं, केवल 6% की लिमिट को ही याद रखते हैं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में दिक्कत आ जाती है। अब देखिए क्रिप्टो और डिजिटल एसेट, इसके ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट ने वैसे ही बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। अब इंडिया के अंदर बहुत कम हो गया है क्रिप्टो और डिजिटल एसेट के अंदर ट्रेडिंग करना, बट स्टिल अगर आप करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करें और उसके ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। सिमिलरली और लोन और डिपॉजिट की बात करूँ तो अगर आप बहुत बड़े बड़े इंसिक्योर्ड लोन लेते हैं, बार बार जो है आपकी लोन की एंट्री आती है जहाँ पर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की होती है, आपकी लोन की जो रीपेमेंट होती है अगर कैश में होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इनकम टैक्स नोटिस का जो है रास्ता खोल देती हैं। अब कॉमन रीज़न क्या होते हैं इनकम टैक्स नोटिस के, जो भी हमने ये चीज़ें देखी, अगर हम इनका निचोड़ निकालें तो एक कॉमन रीज़न आपको जो इनकम टैक्स नोटिस का मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपकी इनकम जो आपने दिखाई है अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर वो तो बहुत कम दिखाई है, बट आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली अब ये खर्चे कैसे पकड़े जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी सूचनाएं चली जाती हैं। अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया, सपोज़ वहाँ पे आपने 10-15 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो नज़र सारी ही आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो चली गई होगी, जो भी ट्रैवल एजेंसी होगी उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दे दी होगी। बट आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो सपोज करो 5-6 लाख रुपए की आप फाइल करते हैं, तो अगर 5-6 लाख रुपए की आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अपनी इनकम 5-6 लाख दिखा रहे हैं, 15 लाख आप फॉरेन ट्रैवल के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप इनकम टैक्स के रडार में आ जाते हैं। सिमिलरली पैन लिंक ट्रांजेक्शन नॉट मैचिंग ITR, जितने भी ट्रांजेक्शन अगर आपके हुए हैं पैन से जो लिंक्ड है और वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच नहीं करते हैं, आपका 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिसमैच है, आपका जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर आप कैश बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें जो है आपके इनकम टैक्स नोटिस की का जो है आने के आपके चांसेस बने रहते हैं। तो अब आपका चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके का इनकम टैक्स नोटिस ना आए, तो इसके लिए सेफ स्ट्रेटेजी क्या है, जो भी आपकी इनकम होती है, इवन आपकी कैश में भी इनकम हो, आप अपने इनकम टैक्स के अंदर उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करके उसके ऊपर इनकम टैक्स पे कर दें। जो भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्शन को आप ध्यान में रखें, आप अवॉइड करके ही चलें, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप बैंकिंग मोड से ही करें। जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाते हैं, हमेशा अगर आप खुद फाइल करते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, किसी कंसल्टेंट से आप फाइल करवाएंगे, सीए से फाइल कराएंगे तो वो ज़रूर चेक कर लेगा। बट अगर आप खुद फाइल करते हैं तो हमेशा अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 AS चेक करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का सोर्स है उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास बना के रखें और अपनी ITR को हमेशा टाइमली फाइल करके उसके अंदर सारी ही ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करके चलें। तो ये थे साथियों ट्रांजेक्शन जिनके ऊपर इनकम टैक्स की नज़र बनी रहती है, तो आप भी इन ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए चलें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।